ये सब काफी सिंपली शुरू हुआ है ना। कोई बड़ी बिल्डिंग्स नहीं, कोई फ्लैशिंग स्क्रीन्स नहीं, बस कुछ लोग एक शेयर्ड आइडिया के साथ। इमेजिन करो मुंबई या बॉम्बे जैसा तब कहते थे, मिड 19th सेंचुरी में। साल था 1855। कुछ एंटरप्राइजिंग लोग, सिर्फ 5 स्टॉक ब्रोकर्स ने अपनी ट्रेडिंग जर्नी शुरू की। उनका ऑफिस एक शांतियर बनियन ट्री की छांव, टाउन हॉल के ठीक सामने। यह कोई मामूली पेड़ नहीं था, यह इंडिया का पहला अनऑफिशियल स्टॉक एक्सचेंज बन गया। वो लोन सिक्योरिटीज में डील करते थे, जो आज के कॉम्प्लेक्स डेरिवेटिव्स से बहुत अलग था। लेकिन मार्केट की स्पिरिट तब भी जिंदा थी। उन फैली हुई डालियों के नीचे ये पायोनियरिंग ब्रोकर्स सिर्फ टाइम पास नहीं कर रहे थे, वो किसी बहुत बड़ी चीज की नींव रख रहे थे। उनके इनफॉर्मल गैदरिंग्स ने जल्द ही और पार्टिसिपेंट्स को अट्रैक्ट किया, जो ट्रेड और प्रॉफिट की उम्मीद में आए थे। बैनियन ट्री के नीचे डिस्कशंस शायद काफी एनिमेटेड होती थीं, ऑफर्स और काउंटर ऑफर्स की गहमा-गहमी से भरी हुई। एक कैजुअल मीटिंग स्पॉट से बैनियन ट्री के नीचे का एरिया सिक्योरिटीज ट्रेडिंग के लिए एक जाना माना हब बन गया। जल्द ही ग्रुप के बढ़ने पर लोकेशन को शिफ्ट करना पड़ा, एक बैनियन ट्री से दूसरे तक, और फिर मेडोज स्ट्रीट और रैम्पार्ट रो के जंक्शन पर, जिसे अब दलाल स्ट्रीट के नाम से जाना जाता है। लेकिन उस पहले बैनियन ट्री की लेगेसी आज भी कायम है। इनफॉर्मल गैदरिंग्स हालांकि वाइब्रेंट थी, पर उन्हें आखिर में एक ज्यादा स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क की जरूरत पड़ी। जैसे जैसे ब्रोकर्स की संख्या बढ़ी और ट्रांजैक्शंस का वॉल्यूम बढ़ा, रूल्स, रेगुलेशंस और एक डेडिकेटेड स्पेस की जरूरत और ज्यादा साफ होती गई। इस नेचुरल प्रोग्रेशन से 1875 में एक लैंडमार्क डेवलपमेंट हुई। ब्रोकर्स जो एक शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग के साथ काम कर रहे थे, उन्होंने अपनी एसोसिएशन को फॉर्मलाइज करने का फैसला किया। ये द नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन का जन्म था, इंडियन स्टॉक मार्केट के इतिहास में एक बहुत अहम पल। इसने एक अनऑर्गेनाइज्ड असेंबली से एक ऑर्गेनाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में ट्रांजिशन को मार्क किया, एशिया में अपनी तरह का पहला। फॉर्मल स्ट्रक्चर के साथ एक डिफाइंड मेंबरशिप, ऑपरेटिंग रूल्स का एक सेट और ट्रेडिंग के लिए एक डेडिकेटेड प्रेमाइस आया। आखिरकार जिस लोकेशन पर वो सेटल हुए, वो एक साथी सी बिल्डिंग थी उस स्ट्रीट पर, जो आगे चलकर दलाल स्ट्रीट के नाम से मशहूर हुई। इस एसोसिएशन का बनना क्रूशल था, क्योंकि इसने कलेक्टिव बार्गेनिंग, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन और ब्रोकिंग कम्युनिटी और मार्केट के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए एक प्लेटफॉर्म दिया। 1875 में द नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन की स्थापना, जो बाद में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE बनी, इसलिए सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशनल माइलस्टोन से कहीं ज्यादा थी। ऑर्गेनाइज्ड स्टॉक मार्केट के शुरुआती दिनों में, खासकर प्री इंडिपेंडेंस एरा में, इन्वेस्टमेंट लैंडस्केप उस समय की डोमिनेंट इंडस्ट्री से शेप हुआ था। टेक्सटाइल मिल्स बिना शक सबसे आगे थी। मुंबई या बॉम्बे जैसा तब था, तेजी से एक बड़ा टेक्सटाइल हब बन रहा था, द मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट। इन कॉटन मिल्स के शेयर्स एक्टिवली ट्रेड होते थे, जिससे इन्वेस्टर्स का काफी इंटरेस्ट आता था। इन मिल्स की किस्मत कॉटन प्राइसेस और एक्सपोर्ट डिमांड पर निर्भर अक्सर मार्केट का मूड तय करती थी। टेक्सटाइल्स के साथ साथ बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस ने भी एक अहम रोल निभाया। प्रेसिडेंसी बैंक्स की स्थापना बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास और बाद में दूसरे कमर्शियल बैंक्स ने इन्वेस्टमेंट का एक और रास्ता दिया। इन बैंक्स के शेयर्स को काफी स्टेबल माना जाता था और स्टेडी रिटर्न्स चाहने वाले इन्वेस्टर्स इन्हें खरीदते थे। इंश्योरेंस कंपनीज शायद टेक्सटाइल मिल्स जितनी फ्लैम्बॉयंट नहीं थी, पर एक और इंपॉर्टेंट सेगमेंट थी। जैसे जैसे ट्रेड और कॉमर्स बढ़ा, रिस्क मैनेज करने की जरूरत भी बढ़ी। गैप 2S इन की सेक्टर्स टेक्सटाइल्स, बैंकिंग और इंश्योरेंस के बीच का इंटरप्ले प्री इंडिपेंडेंस इंडिया में मार्केट एक्टिविटी का कोर था। 1947 में इंडिया की इंडिपेंडेंस से पहले का थियोर स्टॉक मार्केट के लिए ज्यादातर लेसे फेयर का था, कम से कम सेंट्रल इंडियन अथॉरिटी से फॉर्मल ओवर आर्चिंग रेगुलेशन के मामले में। हालांकि ब्रोकर्स एसोसिएशन के अपने इंटरनल रूल्स थे, ब्रॉडर मार्केट सिक्योरिटीज ट्रेडिंग के लिए स्पेशली डिजाइन्ड मिनिमल गवर्नमेंट ओवरसाइट के साथ ऑपरेट करता था। एक डेडिकेटेड रेगुलेटरी बॉडी की कमी का मतलब था कि मार्केट अक्सर स्पेक्युलेटिव एक्सेसेस और मैनिपुलेशंस का शिकार होता था। इस दौरान ब्रिटिश इन्फ्लुएंस जाहिर है हर जगह था। इकोनॉमिक पॉलिसीज ज्यादातर कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन और ब्रिटिश बिजनेसेस के हितों से तय होती थीं। इसका सीधा असर एक्सचेंज पर, लिस्टेड इंडस्ट्रीज और ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट पर पड़ता था। सख्त रेगुलेशंस की कमी ने भी
मार्केट में काफी वॉलेटिलिटी पैदा की। बूम्स और बस्ट्स आम बात थी, जो अक्सर स्पेकुलेटिव फीवर्स या वॉर्स और इकोनॉमिक डिप्रेशंस जैसे एक्सटर्नल शॉक से ट्रिगर होती थी। इन चैलेंजेस के बावजूद मार्केट काम करता रहा और बढ़ता भी रहा, भले ही एराटिकली। 1947 में इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलने के साथ उसकी इकोनॉमी और नतीजतन उसके स्टॉक मार्केट्स के लिए एक नया चैप्टर शुरू हुआ। नई बनी गवर्नमेंट के सामने नेशन बिल्डिंग का बड़ा काम था और इसका एक की एस्पेक्ट इकोनॉमिक लैंडस्केप को शेप करना था। जो अप्रोच अपनाया गया वो मिक्स्ड इकोनॉमी का था, जिसमें स्टेट प्लानिंग और कंट्रोल का अहम रोल था। ये फिलॉसफी नेचुरली फाइनेंशियल मार्केट्स तक भी पहुंची। इस डायरेक्शन में एक लैंडमार्क डेवलपमेंट था सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट्स रेगुलेशन एक्ट 1956 का लागू होना। यह एक क्रूशियल लेजिस्लेशन था जिसने पहली बार इंडिया में स्टॉक एक्सचेंजेस और सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शंस को रेगुलेट करने के लिए एक फॉर्मल लीगल फ्रेमवर्क दिया। द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, साथ ही अहमदाबाद, मद्रास, कलकत्ता और दिल्ली जैसे शहरों के दूसरे एक्सचेंजेस को इस एक्ट के तहत फॉर्मल रिकॉग्निशन मिली। SCRA के साथ कंट्रोल का एक और इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट था ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इश्यूज CCI, जो पहले कैपिटल इश्यूज कंट्रोल एक्ट 1947 के तहत एस्टैब्लिश हुआ था। CCI का रोल था कंपनीज द्वारा कैपिटल जुटाने को रेगुलेट करना, नए शेयर इश्यूज की टाइमिंग, अमाउंट और प्राइसिंग तय करना। यह टाइट कंट्रोल का थियोर था, जहां गवर्नमेंट कैपिटल मोबिलाइजेशन के लिए गेट कीपर का काम करती थी। आज के ओपन एक्सेस से बिल्कुल अलग सिनेरियो। कंट्रोल के इस थियोर के अपने प्रोज एंड कॉन्स थे, लेकिन इन मेजर्स को एक यंग नेशन के कॉन्टेक्स्ट में देखना इंपॉर्टेंट है, जो अपनी इकोनॉमिक फाउंडेशंस को स्क्रैच से बनाने की कोशिश कर रहा था। इंडियन इकोनॉमी और उसी के साथ उसका स्टॉक मार्केट अर्ली 1990s में एक क्रिटिकल जंक्चर पर पहुंचा। बेशक के कंट्रोल्ड रिजीम से कुछ इनएफिशिएंसीज आ गई थीं और 1991 में बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्राइसिस मंडरा रहा था। यह क्राइसिस बड़े इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए कैटलिस्ट बन गया। गवर्नमेंट ने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का रास्ता अपनाया, जिसे अक्सर LPG कहा जाता है। इन मार्केट रिफॉर्म्स का एक कॉर्नरस्टोन था सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया और SEBI की स्थापना। हालांकि SEBI शुरू में 1988 में एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी के तौर पर बनी थी, उसे 1992 के SEBI एक्ट के जरिए स्टैट्यूटरी पावर्स दे गईं। SEBI को सिक्योरिटीज में इन्वेस्टर्स के हितों की रक्षा करने, सिक्योरिटीज मार्केट के डेवलपमेंट को प्रमोट करने और सिक्योरिटीज मार्केट को रेगुलेट करने का काम सौंपा गया। कुख्यात हर्षद मेहता स्कैम जो 1992 में सामने आया, उसने मौजूदा मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर और रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स में बड़ी कमजोरियों को उजागर किया। एक ज्यादा मॉडर्न और कंपेटिटिव मार्केट स्ट्रक्चर की जरूरत के जवाब में और कुछ हद तक स्कैम के बाद की स्थिति से प्रेरित होकर द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और NSE 1992 में एस्टैब्लिश हुआ और 1994 में ऑपरेशंस शुरू किए। NSE के आने से मौजूदा एक्सचेंजेस, खासकर द BSE में बहुत जरूरी कंपटीशन आया और पूरे इंडियन सिक्योरिटीज मार्केट में ट्रेडिंग और सेटलमेंट प्रैक्टिसेस का तेजी से मॉडर्नाइजेशन हुआ। लेट 1990s और अर्ली 2000s में इंडियन स्टॉक मार्केट में एक गहरा ट्रांसफॉर्मेशन देखा गया, जो ज्यादातर टेक्नोलॉजी की रिलेंटलेस मार्च से ड्रिवन था। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज द्वारा इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग की शुरुआत ने एक नया बेंचमार्क सेट किया और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने भी जल्द ही अपने ऑनलाइन ट्रेडिंग सिस्टम बोल्ट और BSE ऑनलाइन ट्रेडिंग के साथ इसे फॉलो किया। ट्रेडिंग रिंग्स में आउटक्राई सिस्टम से स्क्रीन बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग में यह शिफ्ट रेवोल्यूशनरी से कम नहीं था। इस दौरान इंटरनेट के प्रोलिफरेशन ने स्टॉक मार्केट तक एक्सेस को और डेमोक्रेटाइज किया। ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स उभरने लगे, जिससे रिटेल इन्वेस्टर्स अपने घरों या ऑफिसेज से सीधे ट्रेड कर सकते थे, बिना किसी ब्रोकर के पास फिजिकली जाए। इस थियोर की एक और डिफाइनिंग फीचर थी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और FIIs की बढ़ती पार्टिसिपेशन। 1991 के इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन ने फॉरेन कैपिटल के लिए दरवाजे खोल दिए थे और जैसे जैसे इंडियन इकोनॉमी ने रोबस्ट ग्रोथ दिखाई और मार्केट रिफॉर्म्स गहरे हुए, FIIs ने इंडियन इक्विटीज में काफी इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स और बढ़ते फॉरेन इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन के कंबाइंड इंपैक्ट से मार्केट डेप्थ
लिक्विडिटी और ओवरऑल सोफिस्टिकेशन में काफी बढ़ोतरी हुई। ट्रेडिंग वॉल्यूम्स तेजी से बढ़े और इंडियन मार्केट ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स के साथ और ज्यादा इंटीग्रेट हो गया। इस दौर में नए फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स भी इंट्रोड्यूस हुए, जिनमें डेरिवेटिव्स लाइक फ्यूचर्स और ऑप्शंस शामिल थे, जिन्होंने हेजिंग और स्पेकुलेशन के लिए टूल्स दिए, जिससे मार्केट एफिशिएंसी और बढ़ी। जैसे जैसे हम 21st सेंचुरी में आगे बढ़े, इंडियन स्टॉक मार्केट का डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और तेज होता गया और एक ऑल इनकम्पसिंग रियलिटी बन गया। मोबाइल ट्रेडिंग एप्स आम हो गए, शेयर्स खरीदने और बेचने की पावर सचमुच लोगों की मुट्ठी में आ गई। डिस्काउंट ब्रोकरेजेस उभरे, जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके लो कॉस्ट ट्रेडिंग सर्विसेज ऑफर करते थे, जिसने यंग टेक सैवी इन्वेस्टर्स की एक नई जनरेशन को अट्रैक्ट किया, खासकर टियर 2 और टियर 3 शहरों से। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स लाइक डिजिटल इंडिया ने इस टेक्नोलॉजिकल अडॉप्शन को जबरदस्त सपोर्ट दिया। फाइनेंशियल इंक्लूजन पर जोर, यूपीआई जैसे रोबस्ट डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर्स का डेवलपमेंट और देश भर में बढ़ते इंटरनेट पेनिट्रेशन ने ऑनलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज, जिसमें स्टॉक ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट्स शामिल हैं, के ग्रोथ के लिए एक फर्टाइल ग्राउंड तैयार किया। हाल के सालों में एक पार्टिकुलरली एक्साइटिंग ट्रेंड रहा है न्यू एज टेक्नोलॉजी कंपनीज और स्टार्टअप्स का इंडियन बोर्सेज पर लिस्ट होना। कंपनीज लाइक जोमैटो, निका, पेटीएम और पॉलिसी बाजार, जो कई इंडियंस के लिए हाउस होल्ड नेम्स हैं, ने पब्लिक मार्केट में डेब्यू किया, अक्सर काफी धूमधाम और सिग्निफिकेंट इन्वेस्टर इंटरेस्ट के साथ। ये आईपीओज मार्केट के कॉम्पोजिशन में एक शिफ्ट को रिप्रेजेंट करते थे, जो ट्रेडिशनली पुरानी ज्यादा एस्टैब्लिश्ड मैन्युफैक्चरिंग या फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनीज द्वारा डोमिनेट किया जाता था। इन टेक ड्रिवन, अक्सर लॉस मेकिंग लेकिन हाई ग्रोथ पोटेंशियल वाले स्टार्टअप्स की एंट्री ने मार्केट में एक नया डायनामिक और वैल्यूएशन मैट्रिक्स का एक अलग सेट लाया। मौजूद था डिजिटल ट्रेडिंग एनवायरनमेंट, जिसकी पहचान हाई रिटेल पार्टिसिपेशन, एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग का ऊथे और इनोवेटिव स्टार्टअप्स की बढ़ती प्रोमिनेंस है। एक ऐसे मार्केट को दिखाता है जो वाइब्रेंट है, इवॉल्व हो रहा है और यंग इंडिया की एस्पिरेशंस के साथ तेजी से अलाइन हो रहा है। इंडियन स्टॉक मार्केट की जर्नी पर गौर करें तो यह वाकई एवोल्यूशन और रेजिलियंस की एक रिमार्केबल कहानी है। 1855 में उन शुरुआती दिनों से, जब बॉम्बे में सिर्फ 5 ब्रोकर्स एक बैनियन ट्री की छांव में बिजनेस करते थे, आज दुनिया के लीडिंग स्टॉक मार्केट्स में से एक होने तक, ट्रांसफॉर्मेशन स्पेक्टेकुलर से कम नहीं रहा है। शुरुआती इनफॉर्मल गैदरिंग्स ने 1875 में द नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन की फॉर्मल एस्टैब्लिशमेंट का रास्ता बनाया, जो एशिया के सबसे पुराने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में तब्दील हुआ। मार्केट कई अलग अलग दौर से गुजरा है। द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड अपने लिमिटेड इंडस्ट्रियल बेस और ब्रिटिश इन्फ्लुएंस के साथ, द पोस्ट इंडिपेंडेंस फेज कंट्रोल्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट और फाउंडेशनल रेगुलेशंस लाइक द सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट ऑफ 1956 के साथ, और द पिवटल 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, जिसने डायनामिज्म की एक नई लहर पैदा की। हर फेज ने अपने चैलेंजेस पेश किए, अनरेगुलेटेड स्पेकुलेशन से लेकर कमांड इकोनॉमी की बाधाओं तक और हर्षद मेहता स्कैम जैसे बड़े मार्केट शॉक्स भी। फिर भी इन सब के बावजूद मार्केट ने अडेप्ट किया, सीखा और मजबूत हुआ। एसईबी की एक पावरफुल रेगुलेटर के तौर पर स्थापना और द एडवेंट ऑफ द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने ज्यादा ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी और इन्वेस्टर प्रोटेक्शन की दिशा में एक पैराडाइम शिफ्ट लाया। ग्लोबल मार्केट्स के साथ बढ़ता इंटीग्रेशन, जिसमें सिग्निफिकेंट फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट शामिल है, ने इसकी मैच्योरिटी और डेप्थ को और बढ़ाया। आज हम एक ऐसा मार्केट देखते हैं जो न सिर्फ टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड है, बल्कि तेजी से डाइवर्स भी हो रहा है, जिसमें न्यू एज टेक्नोलॉजी कंपनीज और स्टार्टअप्स ट्रेडिशनल बड़ी कंपनियों के साथ अपनी पहचान बना रहे हैं। दलाल स्ट्रीट पर उस बेनियन ट्री से लेकर ग्लोबल सिग्निफिकेंस वाले डिजिटली ड्रिवन मार्केट बनने तक का सफर इंडियंस के एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट और हमारे इंस्टीट्यूशंस की अडैप्टिव कैपेसिटी का सबूत है।